कांग्रेस की हार की वजह क्या थी? लाडली बहना थी, ईवीएम मशीन थी या फिर आपके पिताजी दिग्विजय सिंह थे? जब आईफोन जैसी वस्तु जब हैक हो रही है तो ईवीएम क्या है। तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए ना कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, कि दिग्विजय सिंह ने पुत्र मोह में कांग्रेस खत्म कर दी। इस पर कुछ कहेंगे आप? जो आपने बात कही पुत्र मोह की, वो कहाँ सामने आती है। ये हर व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, जो कुछ मिला है विरासत में वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो जो ईश्वर देता है वो देता है। तो आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है? आपको ये नहीं लगता? क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद कैसे मुंह दिखाए कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस एक ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आखिर कांग्रेस की तो वो सोच है कि हमेशा हर समाज में एकता होनी चाहिए है, प्रेम सद्भाव होना चाहिए है। गीता में उल्लेख है, आत्मा ही परमात्मा है। दिग्विजय सिंह के सुपुत्र भी भगवत गीता की बात कर रहे हैं। भाजपा का कमाल तो नहीं है कि धार्मिक मुद्दों पर आप जो है अब थोड़ा सा अटैकिंग मोड अपनाएंगे? राष्ट्र हित की बात जो भाजपा करती है उसको आप लोग भी अपनाएंगे? तो क्या धर्म मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए आने वाले भविष्य में? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। पहले शो में हमारे साथ जो है वो स्पेशल मेहमान है, परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं और सवाल में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो लहजा रहता है वही लहजा रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका, जयवर्धन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल जी, और विशेषकर आपको भी मारो मध्य प्रदेश की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सवाल है, आपको बाबा साहब क्यों बोलते हैं लोग? मैं भी उसका उत्तर तलाश रहा हूँ, लेकिन स्वयं ही ऐसा नाम चालू हो गया, और मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा है और जो कहीं ना कहीं आज अपने देश के लोकतंत्र की शक्ति के प्रतीक हैं, उनके ही नाम से मुझे पुकारा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और मैं पूरे मेरे जीवन में भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तुलना में 1% भी उतना काम कर लूँ तो मैं बहुत संतुष्ट रहूँगा ज़िंदगी में। ये नाम कार्यकर्ताओं ने ही दिया है? वैसे बचपन में भी कुछ लोग मुझे उस नाम से पुकारते थे, लेकिन अचानक से पिछले 10 साल में वो सभी लोग कहीं ना कहीं उस नाम से मुझे पुकारते हैं। विशेषकर जो क्षेत्र के लोग हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं, और आसपास के क्षेत्र के भी लोग, तो जब से वही नाम से वो पुकारने लगे, तब से वही नाम से अधिकतर और भी लोग पुकारने लगे। तो ये तो एक कभी कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जिस पर ना तो आप कभी उसकी प्लानिंग करते हो, ना आप कभी सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी कभार स्वयं हो ही जाता है। ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। मेरा दूसरा सवाल ये है, कांग्रेस की हार की वजह क्या थी? लाडली बहना थी, ईवीएम मशीन थी या फिर आपके पिताजी दिग्विजय सिंह थे? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस परिणाम से हम सब काफ़ी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो गया। कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। मतदान होने के बाद और काउंटिंग के बाद जब मैं बाहर आया और मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जो नतीजे आए हैं उस पर आपकी क्या राय है, तो मैंने भी पहले कहा कि या तो शिवराज जी की लाडली बहनों का असर है, उनकी योजनाओं का असर है, या फिर अमित शाह जी की ईवीएम का असर है। और फिर जो घटनाक्रम कुछ दिनों में हुआ उसके बाद, उसमें स्पष्ट दिख गया कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का केंद्र नेतृत्व है वो इतने आत्मविश्वास में है कि 17 साल की सीएम को ने हटा दिया, एक नए सीएम को 19वां स्थापित कर दिया। वही हुआ राजस्थान में भी, पहली बार के विधायक को सीएम बना दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो संदिग्ध है इस ईवीएम के संबंध में। लेकिन मैं स्वयं 3 बार ईवीएम से जीता हूँ।
फिर भी जो आंकड़े आए हैं कुछ तो सही नहीं है इसमें, क्योंकि अम, एक तरफ जब हम बात करें बैलेट पेपर की, डाक मतपत्र के द्वारा जो मतदान हुआ उसके बारे में हम बात करें, तो 230 में से 190 जगह हमको जीत मिली है। वहीं जब हम आते हैं ईवीएम पे तो बिल्कुल उल्टा परिणाम आ जाता है। और आखिर कोई भी जो विकसित देश भी है पूरे विश्व में, कहीं भी ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए ना कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, क्योंकि आम कार्यकर्ता दुखी होता है आपके चक्कर में। बहुत सारे लोग दुश्मनी ले लेते हैं गली में, उन लोगों को परेशानी होती है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इस परिणाम से हमारे जो आम कार्यकर्ता हमारे गांव में है, बस्तियों में है, उनका मनोबल टूटा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के लिए काम किया था उसके लिए हम जी जान से खड़े रहें, उनके हर सुख और दुख में शामिल हों, और उनके जीवन में कोई भी पीड़ा हो उसको दूर करने के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपने बात बहिष्कार की है, ये तो एक ऐसा निर्णय है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और इंडिया गठबंधन के जो सभी सदस्य हैं, अगर वो कुछ ऐसा प्लान करेंगे तो ही वो संभव है। लेकिन मैं पुनः वही बात कहूँगा कि आज जब आईफोन जैसी वस्तु जब हैक हो रही है तो ईवीएम क्या है? सब लोग जानते हैं कि आज सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयर अगर कोई विश्व में तो एप्पल कंपनी का है, वो ये लोग हैक कर रहे हैं पेगासस के माध्यम से। तो ईवीएम क्या होती है? सब लोग जानते हैं कि ईवीएम में एक सेंट्रल इलेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ हो रहा है जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है दिल्ली से। अब उसके द्वारा कोई भी ईवीएम कैसे प्रोग्राम हो सकती है वो हम सब जानते हैं, वो संभव है। कितने वोट के बाद हो सकता है वो भी लोग प्लान कर सकते हैं। तो आज जो एक आधुनिक ज़माना आ गया है उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी चीज़ आज टाइम पर हो सकती है। तो इस पर हमें ज़रूर इस बात को संज्ञान में रख के हमको इसमें विचार करना चाहिए। अच्छा, मेरे एक दो सवाल हो रहे। आपके जो पिताजी हैं दिग्विजय सिंह पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि दिग्विजय सिंह ने पुत्र मोह में कांग्रेस खत्म कर दी। इस पर कुछ कहेंगे आप? भाजपा की हमेशा आदत रही है, जिससे उनको खतरा दिखता है सबसे अधिक उसी को वो टारगेट करते हैं। लेकिन जो आपने बात कही पुत्र मोह की, वो कहाँ सामने आती है? 2018 में भी और 2023 में भी दिग्विजय सिंह जी एक बार भी मेरे क्षेत्र में नहीं आए प्रचार करने के लिए। उनने 2013 में कहा था कि मैं पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूं, उसके बाद ये जाने आपका काम जाने। पिछले 10 साल में वो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर भी जनता का मुझे आशीर्वाद मिला है। ना उनने कभी मेरे लिए कोई पद मांगा है किसी से। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि आने वाले समय के लिए और जो मेरा राजनीतिक जीवन है उसमें मेरी खुद की अलग पहचान होनी चाहिए है। और स्वाभाविक है, ये हर व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, जो कुछ मिला है विरासत में वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो जो ईश्वर देता है वो देता है। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में हम कैसे कर्म करें वो हमारे हाथों में है। और मैंने हमेशा प्रयास किया है कि जो भी मैंने काम किया है पिछले 10-11 सालों में, हमेशा जनहित के लिए किया है, हमेशा पॉजिटिव काम किया है, सकारात्मक पहल की है। मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं किया किसी के साथ में। और जो जीवन आगे का भी राजनीति का वो हम पूरा प्लान करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। चाहे जनता का हमको प्रदेश में आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे पास 5 साल और हैं अभी, जिसमें हम जनता के बीच और बारीकी से काम करेंगे। उनकी क्या क्या उनकी सोच क्या है प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, उसको और बेहतर समझेंगे हम। और उस समझ के माध्यम से, उस संवाद के माध्यम से कांग्रेस की क्या नीति आगे होनी चाहिए है उस पर हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। और चुनाव के हार और जीत में अनेकों उसमें मुद्दे सामने आते हैं, अनेक बिंदु होते हैं और फिर उसके बाद परिणाम आता है। तो आपको आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है? आपको ये नहीं लगता? क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद कैसे मुंह दिखाए कांग्रेस के कार्यकर्ता?
आम बाजार में यदि हम जाते हैं तो डरे हुए हैं, मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है। तड़पती हुई मछली नहीं होती है कि अब तो हमें भी भाजपा में ले लो, वो वाली हालत है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है? कांग्रेस एक ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आखिर कांग्रेस की तो वो सोच है जो सोच भारत की है, जो सोच सनातन धर्म की है कि हमेशा हर समाज में एकता होनी चाहिए है, प्रेम सद्भाव होना चाहिए है। गीता में उल्लेख है, आत्मा ही परमात्मा है। और अगर अपनी आत्मा शुद्ध है, आत्मा में हर अपनी सोच पॉजिटिव है, जनहित के लिए है, भले के लिए है, तो हमें आगे वही आधार पे काम करना चाहिए है। जो आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के मनोबल का, ये बात सही है कि पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है, लेकिन यही भाजपा भी आज़ादी के बाद लगभग 80% समय वो विपक्ष में रहे थे 2003 के पहले। लेकिन फिर भी उनको संघर्ष के बाद उनको भी सत्ता पे मौका मिला था। और मेरे हिसाब से जो माहौल पूरे प्रदेश में बन रहा है, जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं का अहंकार और घमंड चरम पर है, हम तो अब देखना चाहते हैं कि जो इन्होंने संकल्प जनता के सामने लिए थे कि धान खरीदी 3100 में करेंगे, और वर्तमान में धान खरीदी चल रही है, लेकिन कहीं भी धान नहीं विक्रय हो रहा है या क्रय हो रहा है 3100 के रेट पे। वहीं हम बात करें गेहूं के फसल के बारे में, तो इनने कहा कि गेहूं की खरीदी भी 2700 के रेट पर की जाएगी। अब देखते हैं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? सड़कों पे आना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप अब जो परिस्थितियां बन गई हैं प्रदेश में, हमको किसान के लिए, युवाओं के लिए सड़क पर आकर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा भी आज संतुष्ट नहीं है भाजपा से। पीएससी के अनेक हमारे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अनेकों और ऐसे हमारे अलग अलग वर्गों के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन परिणाम नहीं मिल पाया है। पटवारी भर्ती की हम बात करें, वहाँ पर भी लाखों युवाओं ने परीक्षा दी थी इस उम्मीद के साथ कि जो शिक्षित योग्य बच्चा है उसको ही नौकरी मिलेगी। वहाँ पर भी लोगों ने बड़ी धांधली की है, लेन देन का एक बड़ा खेल हुआ है उसमें भी, और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी तक एक भी युवा युवती को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच ऑलरेडी हैं, लेकिन हम अपनी बात और बेहतर तरीके से कैसे रख सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र भी भगवत गीता की बात कर रहे हैं। भाजपा का कमाल तो नहीं है कि धार्मिक मुद्दों पर आप जो है अब थोड़ा सा अटैकिंग मोड अपनाएंगे? राष्ट्रीय हित की बात जो भाजपा करती है उसको आप लोग भी अपनाएंगे? चाहे राष्ट्र हित की बात हो, चाहे धर्म के हित की बात हो, ये सब बातें भाजपा से भी पुरानी हैं। हमारे परिवार का इतिहास 450 साल से अधिक का है। हम गढ़ गागरोन से आए थे, हम संत पीपा जी के वंशज हैं। उसके बाद हम गुगेर में हमारा परिवार बसा था, और फिर हम रावगढ़ पहुँचे थे लगभग 400 साल पहले। तो हमारा भी जो धार्मिक इतिहास है वो भाजपा से ज़्यादा पुराना है। तो भाजपा वाले कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन हिंदू है कौन नहीं है? आप तो आज हमारे किले पे पधारे हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप राघोजी महाराज के मंदिर पे दर्शन करें, जगदीश स्वामी जी के मंदिर पे दर्शन करें जहाँ हर 14 को अटका भी चढ़ता है। मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे लड्डू गोपाल जी का जो मंदिर है वहाँ भी दर्शन करें, और हमारे किले के हर तरफ जो हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ भी आप दर्शन करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई
हिंदू जो धर्म है वो तो हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन जयवर्धन सिंह जी थोड़ी सी एक दिक्कत ये हो जाती है ना कि चुनाव में इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस फंडे का। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो चुनाव में इतने फ्रंट में आकर आप लोग क्यों नहीं खेल पाते। अभी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी बड़े बड़े आईटी सेल से ट्रोल करवा रही है, तो ये इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट तरीके से तो भाजपा के पास जाता है। तो क्या धर्म मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए आने वाले भविष्य में? भगवान राम तो पहले से ही हमारे बीच में है। उनको कौन कहता है कि उनको लाए हैं हम? भगवान राम तो सदैव हमारे बीच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद कृपा सदैव हमारे पूरे संसार पर रही है। तो कौन किसको ला रहा है? ये मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी क्या है कि आपने सही कहा है कि भाजपा इन मुद्दों को उपयोग करती है राजनीति की दृष्टि से, लेकिन हमारे परिवार ने हमेशा समझा है धर्म हमारी निजी आस्था है और उसका हम पालन करते हैं अपने जीवन में। लेकिन ज़रूर आज का जो समय टेक्नोलॉजी का आ गया है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम का आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोच भी है धर्म के प्रति वो भी हमें हर परिवार तक पहुंचानी होगी। और अगर आप मेरा मतलब इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पेज देखते हैं तो चाहे बात जनहित की हो, चाहे बात कुछ निजी आस्थाओं की हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको अलग अलग ऐसे बिंदु देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने हमेशा हमारे धर्म का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन भाजपा ने हमेशा एक ऐसा प्रयास किया है जिससे कि जनता भ्रमित हो। तो वो साकार भी हो गए ना भ्रमित करने में। देखिए, कोई उनके एजेंडा पर जो उनको सफलता प्राप्त हो रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी सोच भारत के प्रति है, प्रदेश और देश के युवाओं के प्रति है, किसानों के प्रति है, उसको हम और बेहतर तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए है ज़्यादा। विपक्ष क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो उनका काम है। हम अपनी लाइन आगे बढ़ाएं, इस पर हमें बहुत गंभीर मंथन करना चाहिए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। जयवर्धन सिंह जी थे और म्हारो मध्य प्रदेश में ये पहला इंटरव्यू सर आपका जी। और उम्मीद है कि खूब सारा आप लोग प्यार भी देंगे, शेयर भी करेंगे। और कांग्रेस की हार के बाद मुझे लगता है पहला ही इंटरव्यू होगा ये कि दे चुके हैं। वो तो हमारे लिए तो पहला था इसलिए शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।